चलिए, हम लोग कल स्नेल्स लॉ का मॉडिफिकेशन देखे थे, अरहाना बोल। उसमें देखे थे कि साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1 बराबर c1 बटा c2 बराबर लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2। इस पर न्यूमेरिकल दो चार को करवा दें। आ जाओ। देखो, अलाइट गप न मारे, अलाइट ऑफ वेवलेंथ $3600 एंगस्ट्रॉन travels from a medium of, लिखो लिखो लिखो, of refractive index to another medium of refractive index three. Find the wavelength of the light in second medium. चलो हिंदी लिख लो बेटा। एक 4000 एक 3600 एंगस्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, हिंदी लिखो, एक 3600 एंगस्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य एक 3600 एंगस्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की प्रकाश 3600 आंसर आ गए। शाबाश, ये चाहिए। कहता है क्या कि एक 3600 एंगस्ट्रॉन की एक प्रकाश दो अपवर्तनांक वाले माध्यम से है, एक 3600 एंगस्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की प्रकाश दो अपवर्तनांक वाले माध्यम से दो अपवर्तनांक वाले माध्यम से एक दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3 है, एक दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3 है में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी। निकल गया? बनाओ जल्दी। दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी
दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी। हो गया, आंसर आ गया बेटा आप लोग का, है ना। सोचो यहां पर हम लोग कौन सा रिलेशन लेके आएंगे बेटा। हाँ बोलो बोलो। हाँ, वेवलेंथ दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन निकालना है, बोलो ना। तो सोचो कि लाइट किस मीडियम से आ रही है, तो एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2। तो पहले सॉल्यूशन अगर लेंगे बेटा तो लिखेंगे n1 का मान कितना होगा, 2, और इसमें वेवलेंथ का मान λ1 हो जाएगा, और वो कितनी है बेटा, 3600 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है। ये सब एक नंबर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन तुमको बोर्ड्स में दिखाई देगा बेटा। उसके बाद कह रहा है क्या कि जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3। किसी दूसरे माध्यम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3, और इस मीडियम में वेवलेंथ का मान कितना होगा, यही निकालना है। तो हमको वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन लगाना होगा। तो हमको पता है कि सर λ1 बटा λ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धोखा देगा, तो बोलो बोलो बोल, n2 बटा n1, शाबाश। बोल λ1 का मान 3600 एंगस्ट्रॉन, λ2 का मान निकालना है, n2 का मान 3 बटा 2, या क्रॉस में गुना कर दिया जाए, या 3 λ2 बराबर 2 गुने 3600 हो जाएगा, या λ2 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3600 अब बटा में 3, 12 तिहाई 36, 12 दूना 2400 एंगस्ट्रॉन। बहुत बढ़िया बेटा, सभी लोग का सवाल जवाब सही आया। चलो जल्दी करो तुम, अपने से बनाओ, अपने से बनाओ, उतारने की जरूरत नहीं है बेटा, छापोगे तो सब काम गड़बड़ा गया, तब छापने से काम गड़बड़ा जाएगा, छापो नहीं। अपने से बनाना मूर्ख, अपने से बनाना, बोर्ड पर से छाप रहा है, लाजे शर्म नहीं है तुम लोग को। क्या, अरे व्यवस्था टाइट, बहुत दिन बाद आ रहे हो क्या, ईद मना रहा था नहीं, अच्छा। नौमी आज ही है कि कल है, कल है, तो कल फिर छुट्टी मार लेना बेटा तुम लोग। तो झंडा उठाने नहीं गया है, किसी को भेज देना चाहिए और ईरान में, क्या कोई जब बम ढोएगा इसे। जल्दी कर, हो गया सब लोग का, अरे रिस्पॉन्स देना बे लेना सर, लग रहा है मरा हुआ तुम लोग। हमला उमला हो गया क्या तुम लोगों पर, हमला उमला नहीं ना हुआ है, चलो तो ठीक है। तो चलो इधर आ, तो अरे वेवलेंथ दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में कोनो दिक्कत, ऐसे ही अब लाइट, अब एक क्वेश्चन ऐसे स्पीड पर दे देगा, किस पे दे देगा बेटा, स्पीड। इसी साल पूछा भी हुआ था 2026 में, है ना, लेकिन साहब हम लोग को अभी का पढ़ा हुआ 2 दिन बाद याद नहीं रहता, साल भर बाद खा के याद रहेगा, अरे है ना, तो बोल नहीं है ना, 2 दिन बाद पूछेगा मास्टर तो पता नहीं है, तो वो तो साल भर बाद एग्जाम देना होता है हम लोग को। आइए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि
A ray of light, लिख, a ray of light travels from vacuum to a medium of refractive index to find the speed of light in the medium. Find the speed of light in the medium. बनाओ, मतलब हिंदी लिख, एक प्रकाश की किरण निर्वात से दो अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। एक प्रकाश की किरण निर्वात से दो अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। अजय वो भी नहीं लिया, माध्यम में प्रवेश करती है, दो अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, इस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, इस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, है ना। चलिए बनाओ, मुंह देख रहा, बनाओ अभी। नहीं आए थे तो वीडियो कॉल नहीं किया था, वैसे हम लोग घर जाते थे पढ़ाई का हिसाब छोड़ देते हैं। हाँ? आगे कितना ही ले, वाह शाबाश, गर्दा मचा दे तू। आओ बाकी लोग, देवता मनोहर, एक आदमी के, अरे ये तो और ही आसान बड़ी तो बेहुदा नहीं। कुछ लोग तो कलम नहीं उठा, कुछ लोग कलम ही नहीं उठा रहा है। अरे तो कलम नहीं उठाएगा तो कैसे काम चलेगा रे गादा साहब, लेना साहब। क्वेश्चन क्या करे पहले समझ उसको, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम कितना न्यूमेरिकल कराएंगे, कॉन्सेप्ट ने जनरेट करके दे सकते बेटा, बनाना तो आप ही को होगा। छोटा छोटा चीज है, आपसे भी नहीं बन रहा है, क्या मर्द कहानी को बनत हो। सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम, मतलब प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, निर्वात से। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, निर्वात, तो निर्वात से आ रही है। तो पहला वाला माध्यम ऐसे नहीं आ रहा है तो है एगो बना ले, ऐसे है लिख ले वैक्यूम, VACCUME, वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, निर्वात। तो पहले दिमाग में ये चीज चलना चाहिए, तब जाके फिजिक्स अच्छा होगा बेटा। ये सब एक नंबर में क्वेश्चन आता है, इसी साल 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। इसलिए अगर नहीं आया तो मतलब हमारा फिर से गड़बड़ा जाएगा व्यवस्था। तो एक प्रकाश की किरण कहां से आ रही है बेटा, निर्वात से आ रही है, मतलब इधर ही से ना आ रही है, तो वैक्यूम से आ रही है। और कह रहे हैं कि एक ऐसे माध्यम में जा रही है जिसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 2। तो यहां से इस माध्यम में जाएगी और इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना हुआ है, 2। तो हम जानते हैं कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना है, 1। तो कह रहे हैं क्या कि इस माध्यम में, जिस माध्यम में जा रही है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो सोचो कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c, और c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सोचो इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, c2। c2 का मान क्या करना है, निकालना है, और इस माध्यम में प्रकाश की चाल c1 मान रहे हैं। तो थोड़ा दिमाग अब बनेगा कि नहीं बनेगा, बनाओ, बोल कहां से आ रही है, जिस माध्यम से आती है वो N1 माना जाता है, तो किस माध्यम से आ रही है, निर्वात से। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होगा, 1। तो N1 का मान क्या हो जाएगा, 1। N2 का मान बोल है 2 वाले में, तो 2 वाले में जा रही है, तो N2 का मान क्या हो जाएगा, 2। जिस माध्यम से, पहले वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, c1।
C1 का मान क्या मानेंगे? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कल पढ़ाए थे ना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये हमको याद करके रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में तुमको नहीं देगा, अपने से समझ में आना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट, अब C2 का मान क्या करना है? निकालना है। तो देख, अब किनके बीच में रिलेशन चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में रिलेशन चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा है? हाँ, C1 बाई C2 बराबर क्या लिखेंगे? N2 बटा N1। पक्का? बस C1 का मान 3 गुने 10 के पावर 8, C2 का मान निकालना है, N2 का मान 2, N1 का मान 1। हो गया, क्रॉस में गुना कर लो, या 2C2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 10 के पावर 8, इसलिए C2 बराबर 3 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आंसर है ना? सुन, रुकना इधर, रुक। यही कहता क्वेश्चन कि लाइट एक मीडियम से आ रही है, कोई दूसरा मीडियम से आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना कुछ होगा, या उसमें उसकी चाल आपको दी गई होगी, कोई दूसरा मीडियम होगा, और किसी दूसरे मीडियम में जा रही है ना, उसमें उसकी चाल निकालनी है। मतलब इस माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहता है और इस माध्यम में चाल दिया रहता है, अरे आनंद बोल, और इस माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहेगा और इस माध्यम में चाल निकालना होता है, तब उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन यहां पर जो लाइट कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि लाइट तो सीधे वैक्यूम से ही ना किसी मीडियम में जा रही है, अरे आनंद बोल, निर्वात से ही ना जा रही है, तो उस कंडीशन में अगर एक मीडियम हमारा क्या हो जाए? वैक्यूम हो जाए, अरे आनंद बोल, और निर्वात से अगर किसी माध्यम में प्रकाश जारी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं बेटा, हाँ, Cm बराबर क्या हो जाता है? C बटा N। हम सिंपल ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तब लगाएंगे जब लाइट कहां से आ रही है? निर्वात से आ रही। निर्वात से अगर किसी माध्यम में जा रही है तब हम इस फॉर्मूला को लगा लेंगे। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तब फिर C1 बटा C2 बराबर N2 बटा N1। कोई दिक्कत वाली बात? तो यहां से भी लिखेगा तो आंसर यही आ जाएगा। C का मान कितना है बेटा? बोलो, 3 गुने 10 के पावर 8, N का मान 2, तो 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1.5, 1.5 गुने 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आंसर समझ में आया नहीं आया? तो ये भी फॉर्मूला लग सकता है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए ये लगा दिया जाए कोई जरूरी नहीं है। ये तभी लगा पाएंगे जब लाइट कहां से आ रही हो? निर्वात से ही किसी माध्यम में जा रही हो। जैसे तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है कि साहब कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? क्या होगी? तो C बटा क्या कर लोगे? कांच का Cm बराबर क्या हो जाता है? C बटा N, और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 3 बटा 2, है ना? तो उसको भाग दे देंगे उतना से। तो सिंपल बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ही फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एक माध्यम का अपवर्तनांक होगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, जिस माध्यम से आ रही है उस माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई होगी, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला C1 बटा C2 बराबर N2 बटा N1 लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मर जीरोक्स। समझ में आया? तो लोग कहाँ गायब हो जाता है? एक दिन पढ़ता है, एक दिन गायब हो जाते हैं। खूब समझ में आ रहा होगा कहाँ से आ रहा है चीजें। उतारने से काम चाहिए करता, तो घर ही बैठा उतार लिया, स्कैनर भेजल करे। अरे शाबाश, हाँ तो बिना मत आइए, तो आज रिकॉर्डिंग होते बा हो गए। हाँ, वीडियो चल भेजी देते नहीं, क्या करे बेटा। चल आगे बढ़े जाए। तो ऐसी ही बेटा इसमें है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कुछ 3 गो चीज दिया रहेगा, चौथा चीज निकालने के लिए कहेगा। बोर्ड्स का क्वेश्चन यही होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए एक बार देख रहे तुम लोग क्या क्या पढ़ा दिए हैं। मछली प्रॉब्लम करा दिए हैं, चला जा। d बराबर N2 बटा N1। आइए क्वेश्चन का है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है,
क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, कहता है क्या, मान लो यह एक बाउंड्री है, क्या है बेटा ना, बाउंड्री छोड़, बाउंड्री तो करा ही दिए, अब घर बनाए क्या। आइए चलो, टॉप नहीं मारे बच्चा लोग, बच्चियां लोग, समझिए कि वो कंटेनर है, क्या है बेटा। हाँ, अब ये कंटेनर पानी से लबालब भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है, वेरी गुड। अब कह रहा है क्या कि प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये जो बॉटम वाला जो फेस है, बाल्टी है, इस बॉटम वाला जो फेस है, इस बॉटम वाले फेस में प्लेन मिरर लगा दिया गया है, जैसे बाल्टी हो गया ना, और जो उसका निचला वाला तल होगा, उस तलवा में बेटा क्या रख दिया गया है, समतल दर्पण रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, समतल दर्पण। तो इस तल में प्लेन मिरर रख दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब ध्यान सुनना। और कह रहा है क्या कि ऐसे, ठीक है, यहां पर एगो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, कहां पर, यहां पर, ये एगो ओ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट एकदम बीचे बीचे है, बीचे बीचे। हाँ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी भी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या कि एगो दर्शक है जो अपना आंख लगाए बैठा है, अब आंख से इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा बेटा, देख रहा है, क्या देख रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर, OBSERVER, ऑब्जर्वर, जिसको आप हिंदी में प्रेक्षक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जब ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा होगा और ये पानी है, ये क्या है बेटा, वाटर, जल, जिसका अपवर्तनांक याद है 4/3, ठीक है। अब सोचो कि इस आदमी को, इस यहां मिरर है, इस आदमी को इस ऑब्जेक्ट का कई गो, इस पहली बात छोड़ो, इस ऑब्जेक्ट का कितने इमेजेस बनते हुए नजर आएंगे, बनेंगे क्या गो इमेज, एगो, दूगो, 3 गो, ऑप्शन नंबर डी 4 गो, एगो इमेज बनेगा, दूगो बनेगा। कहे सर मास्टर तू कम मारे, मम्मी कुछ मारे जा, का कौन सोच के बोलता नहीं, सही हो गई तो हो गई, ना सही हो गई तो मास्टर कोई बात ना, अब नहीं कौन आए, एक ही वही, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अगला टॉपर हम लोग का आईटी में यहीं से मिलने वाला है, यानी इसी संस्थान से ही मिलेगा। तो कहीं जेईई में टॉप करना हम लोग का बेटा। तो आइए सुनिएगा, इधर कहते हैं क्या कि सर इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। तो सुनो, अगर मान लो कि यहां पर मिरर हो चाहे ना हो, हमको उससे कोई लेना देना। फिलहाल अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट तो सारे डायरेक्शन में निकलेगी, ऊपर भी निकलेगी, नीचे भी निकलेगी, है नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। अगर तुम यहां पानी के अंदर में यहां होगा तो तुमको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा यहां। काम चल, तो ऐसा मजा लेता है सब। आओ है ना, देख, ठीक है बेटा। तो होगा क्या कि अगर आप यहाँ पे कहीं भी रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट पर पानी के अंदर में है तो दिखाई देगा ना जी। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से लाइट इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर नीचे सभी जगह निकलेगा।
तो वो लाइट जो निकल रही होगी वो हमारी आंखों तक जा रही होगी, जिसका काम दिखाई देगा। तो होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट तो सारे डायरेक्शन में निकल रही है, तो ऊपर ऊपर तो निकल रही होगी। बोला है ना, लेना रिस्पॉन्स देना, लग रहा मर गया है, रिस्पॉन्स दे। तो सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से देखेगा तो यहां से लाइट वाइट नहीं निकल रहा होगा, आज जिसका रिफ्रैक्शन के बाद इमेज इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं यहां बन रहा होगा, अपवर्तन के बाद ऑब्जेक्ट अपने जगह से ऊपर की ओर उड़ जाती है कि नहीं उड़ जाती है। तो सोच क्या होगा कि साहब मान लो कि यहां से लाइट ऐसे चली, अब अभी तक लाइट कहां जा रही थी, एक ही मीडियम में ना जा रही थी, ये लाइट इसी मीडियम में ऐसे जा रही थी, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां के बाद लाइट क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, सघन से विरल में ना जा रही है बेटा। तो उसके बाद यहां पर अगर आप नॉर्मल बना लीजिएगा तो लाइट यहां इसके बाद क्या होगी बेटा, ऐसे यहां के बाद थोड़ा बेंड कर जाएगी और यही लाइट ऑब्जर्वर की आंखों पर जाएगी, जिससे कारण हमको इसका इमेज हमारी आंख पर ऐसे ना लाइट जाएगी तो लगेगा इमेज कहां पर बनते हुए नजर आएगा, यहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनते हुए नजर आएगा, पहला इमेज। आप लाइट को इधर भी गिरा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर भी गिरेगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहीं पर इमेज बनाएगी। बस समझ में आ रही है, तो कोई भी एक जगह बना सकते हैं। तो एक तो ऊपर लाइट अगर जाएगी तो एक बार अपवर्तन होगा, अपवर्तन के कारण उसका इमेज यहां पर बनते हुए नजर आएगा, पहला इमेज बन गया। दूसरा, क्या ये लाइट नीचे भी तो जा सकती है, जाएगी ही जाएगी। तो सोचो कि अगर नीचे जाएगी तो मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मिरर से ये वस्तु की दूरी हो गई बेटा। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा क्या उतना ही दूरी पर ना इसका इमेज ही बनेगा बेटा, पक्का। क्यों बनेगा, तो परावर्तन के कारण। क्यों बनेगा, तो यहां पर भी लाइट का परावर्तन होगा, कैसे, यहां समझ। होगा क्या, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे आएगी, मिरर पर पड़ेगी बेटा, और ये किस मीडियम से लाइट आ रही है, पानी से, पानी से ही नहीं चल रही है। और इसके बाद यहां से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी दर्पण से टकराने के बाद। तो जितनी दूरी, दर्पण से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा क्या उतना ही दूरी पर इसका इमेज ही बनेगा। तो आइए इसका इमेज पहले बना के देख लेते हैं। इधर देख बेटा, सोचो कि जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है क्या उतना ही दूरी पर यहां पे कहीं एक इमेज, ठीक है। और यह इमेज किसके कारण बढ़ेगा, तो यहां से परावर्तन के कारण बनेगा ना। तो देख, ये लाइट यहां पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी, पहले यही बना लेते हैं, और यही ना सीधाई से निकलेगी यहां से, बोलना यार। तो ये वाला यहां पर परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्यों परावर्तन कहलाएगा, क्योंकि हम लोग प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो सतह से टकराने के बाद जिसमें वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही होती है। तो पानी से आ रही है, टकराने के बाद पानी में न जा रही है, तो यहां पर प्रकाश का परावर्तन होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो ये जो घटना घट रही है ये प्रकाश का परावर्तन, और इस परावर्तन के कारण एक प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। और ये इमेज कितनी दूरी पर बनेगा बेटा, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही दूरी पर इमेज भी होगा। और ये कितनी सेंटीमीटर हो गई बेटा, 20 सेंटीमीटर पर हमारा क्या बन जाएगा बेटा, इमेज बन जाएगा। समझ में आ गया, खूब बढ़िया सुनना। अब फिर से ये तो लाइट अभी एक ही मीडियम में जा रही थी, तो इसलिए यहां पर कोई बेंडिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहां पर पहुंचेगी तो क्या फिर से माध्यम बदलने वाली है बेटा, मीडियम चेंज हो रही है।
और जब मीडियम चेंज होगी तो बोलो रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो इस रिफ्रैक्शन के कारण एक इमेज और बनेगा, क्योंकि लाइट बेंड कर जाएगी, और जैसे लाइट बेंड करेगी तो इसका एक इमेज और बनने वाला है। कैसे, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। यहां से लाइट, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी, क्या नॉर्मल से दूर भाग जाएगी बेटा? अब ये ऐसे थोड़ा सा क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी, और ये हो गई फिर से रिफ्रैक्टेड रे। और हमारी आंखों पर ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसा लगेगा, क्या ये लाइट यहां से आती हुई नजर आ रही है बेटा? यहां से आएगी तो यहां पर एक फाइनल इमेज बनेगा, और इसको क्या बोलेंगे, I3। बात समझ में आ गई? तो देखो यहां पर टोटल कितने इमेजेस बनेंगे, I1, I2 और I3, जिसमें I1 और I3 रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, अपवर्तन के कारण हो रहा है, और I2 किसके कारण हो रहा है, परावर्तन के कारण। पक्का? तो सुनना, हमको ऑब्जर्वर को, मतलब हमको कै गो इमेज दिखाई देगा, 1 2 3 या 1 या 2 या 1, कै गो इमेज दिखाई देगा? कौन कौन सा? I1 और I2 नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बार बार आपको पढ़ाया गया है कि देखो हमारी आंखों पर एक रिफ्रैक्टेड रे ये और एक रिफ्रैक्टेड रे ये, दो ही रे ना आ रही है, तो इस रे के कारण इमेज कहां दिखाई देगा, यहां पर, और इस रे के कारण इमेज कहां दिखाई देगा, यहां पर। बस समझ में आ रही है? इसलिए हमको मात्र I1 और I3 ही दिखाई देगा, भाई I2 दिखाई देने वाला नहीं। बस अब आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि दोनों इमेजेस जो बनेंगे उनका पोजीशन बताइए, या पूछेगा कि दोनों इमेजेस की बीच की दूरी कितनी होगी, भाई दोनों प्रतिबिंब बना ना, इन दोनों प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी। ऐसे अब कुछ भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन आपको। बात समझ में आ रही है? तो आइए हम आपको क्वेश्चन यहां पे बनाते रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, मतलब प्रतिबिंबों के बीच की दूरी क्या करें बेटा, ज्ञात करें। दोनों प्रतिबिंबों के बीच की दूरी ज्ञात करें। लिखो नहीं, इधर पहले समझो, पहले खूब बढ़िया समझो बेटा। आप बताओ और हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन कहा कि दोनों इमेजेस की भी दो इमेज बन रहा है, बनेगा 3 गो, लेकिन हमारे लिए आंखों पर 2 ही जा रहा है, एगो रे ये, एगो रे ये, याद है? और जो जब हम मोटे समतल दर्पण के द्वारा बना दूसरा प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला होता है, तो जो फाइनली लाइट बाहर आ रही थी सिस्टम से, तो उसी से नहीं इमेज हम देखेंगे यार। तो सिस्टम से बाहर एगो हाई आ रही है, तो इससे कारण हाई इमेज, इससे कारण ये इमेज, हाई इमेज नहीं। ई कब दिखाई देगा, जब हम पानी के अंदर में घुस जाएंगे। अरे बोल ना यार, तो पानी के अंदर में घुस जाएंगे तो हाईलाइट निकलते हुए नजर आएगी, और ये हमारी आंखों पर जाएगी, इससे कारण हमारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर भी दिखाई देगा। लेकिन कब, जब पानी में घुसेंगे तब। लेकिन पानी से बाहर रहेंगे तो हमारे पास यही 2 रे आएगी। ठीक है? अब कहते हैं क्या कि सुनना, हम यहां पर कहेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहला अपवर्तन, हाई वाला हमारा कौन सा होगा, दूसरा अपवर्तन। तो हम यहां पर सॉल्यूशन में कहेंगे फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, मतलब पहले अपवर्तन के लिए। अगर पहले अपवर्तन के लिए देखेंगे तो सुनना, चलो तो डी डैश अब कौन सा टोन लगेगा, यहां पर पहला अपवर्तन जब कराएंगे तो इमेज यहां पर बनेगा ना जी। तो कितनी दूरी पर बनेगा, ये दूरी निकालने के लिए क्या करें, कौन सा फॉर्मूला, डी डैश अपॉन डी बराबर n2/n1। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर। ये रियल डेप्थ हो गया, हाई क्या हो गया हमारा, एपरेंट डेप्थ। तो बोलो n1 का मान पहले बोलो, कहां से लाइट आ रही है, तो बोलो 4 किसमें ही है, n2 का मान, चलो d का मान, कितनी डेप्थ पर है ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। डी डैश का मान निकालना है, क्या अब निकल जाएगा, चलो यही आना चाहिए, कौन n1 होगा और कौन n2 होगा।
डी डैश अपॉन डी बराबर n2 बटा n1। डी डैश का मान बोल निकालना है, डी का मान 20, n2 का मान बटा 4 बटा 3, या डी डैश बटा 20 बराबर 3 ऊपर चल जाएगा, क्रॉस में गुना करेंगे, हाँ डी डैश गुने 4 बराबर 20 गुने 3, या डी डैश बराबर 20 गुने 3 अब बटा में 4 पचे 20, 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर जो हमको पहला इमेज दिखाई देगा बेटा, वो यहां से कितनी दूरी पर दिखाई देगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हमको कौन सा पोजीशन निकालना है, I3 का पोजीशन निकालना है ना। चलो I3 के लिए, I3 तो इमेज हो गया, अरे आनंद बोल, ये डी डैश निकालना होगा ना, बोल डी का मान क्या होगा। इसके लिए तो यहां पर रिफ्रैक्शन यहां पर ना हो रहा है, तब ना अपना इमेज यहां पर बना रही है। तो सोचो इस रिफ्रैक्शन के लिए डी का मान कहां कितना होगा, 60। वेरी गुड, घबराने की आवश्यकता नहीं, ये पढ़ाया गया आपको कि साहब देखो तो कि इस रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, जैसे इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहीं पर ना है, यहां से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहीं से लाइट आ रही है। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए यहां पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके लिए देख तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर ना है, क्योंकि इस मिरर से यहां क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाद इमेज बन रहा है। इस मिरर से ये मिरर का ये क्या है बेटा, इमेज है, लेकिन इस सरफेस के लिए क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण हो गई, और यह आपतित किरण कहां से आ रही है, यहां से। तो इस सतह के लिए आपतित किरण कहां हो गई, यहां से आ रही है, और ये हमारी क्या हो गई बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आया, तो ठीक है बोलो। तो फॉर रिफ्लेक्शन भी करवा दे रहे हैं, परावर्तन के लिए, परावर्तन के लिए, अगर परावर्तन के लिए देखिएगा यहां पर रिफ्लेक्शन है ना हो रहा है, तो u का मान कितनी दूरी पर है बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इमेज भी कितनी दूरी पर बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो वहां से लिख दिया कि ऑब्जेक्ट परावर्तन के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो गई, 20, तो इमेज भी कितनी दूरी पर बन गई, 20 परावर्तन के कारण। अब सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए देखेंगे, अब इस पर आएंगे। समझ में आ रहा है कि बकलोल जैसा बना हुआ है, नहीं आ रहा है। अब ये वाला इमेज बनाना है ना जी, तो ये इमेज कितनी दूरी पर बनेगा वही ना निकालना होगा। तो इसलिए यहां पर सेकंड रिफ्रैक्शन लगाएंगे, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, मतलब दूसरा अपवर्तन के लिए। जब दूसरा अपवर्तन के लिए देखोगे तो बताओ n1 का मान बोल, पूरा क्लास बैठा हुआ है सन्नाटा, लग रहा है कि तुम पाड़ा हो गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है साला कहां से आ रही है कहां से जा रही है। 1 से आ रही है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कहां से आ रही है, इसके जस्ट अगल बगल वाला मीडियम देख कहां से आ रही है, पानी से। किस में जा रही है, हवा में जा रही है, पता नहीं चल रहा है, पूरे चैप्टर क्लोज हो जा रहा है। पता नहीं तुम लोग कौन मिट्टी का बना हुआ है। n1 का मान क्या हो जाएगा, 4/3, कितने जा रही है, हवा में, तो हो जाएगा। d का मान बोल, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा, तो इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, तो टोटल पूरा 40 हो गया, यहां से यहां तक 40, 20, 60, यहीं से ना ऑब्जेक्ट आ रही है, ये टोटल दूरी कितना होगा, 60। अब डी निकालना है, आ जाइए, बोला डी डैश अपॉन डी बराबर n2 बटा n1। डी डैश का मान निकालना है, डी का मान, n2 का मान 4/3, या डी डैश अपॉन 60 बराबर 3/4, क्रॉस में गुना कर दिया जाए, या 4d डैश बराबर 60 गुने 3।
या डी डैश बराबर 60 गुने 3/4, 15 चौके 60 और 15 तिहाई 45, इसलिए डी डैश बराबर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। मतलब इस रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां पर बनेगी? 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर यहां से देखो, इमेज यहां पर है, तो सोचो 45 होगा क्या? साला 40 तो यहीं पर है रे, तो 45 क्या होगा? और नीचे होगा, मतलब मिरर के पीछे होगा, इन बनेगा। लेकिन हम अपने डायग्राम में हम इमेज तो यहीं पर बना चुके हैं। अब ऐसा नहीं कभी इस डायग्राम को मिटाने जाएंगे, मिटाने की कोई आवश्यकता है? हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हमको आंसर पहले से पता है, हर एक बैच में पढ़ाए हैं, तो हमको आंसर पता था कि इसका आंसर कितना आएगा 45। तो हम क्या करते और तो इसको थोड़ा सीधा करते, यहाँ पर रिफ्रैक्शन करवा देते। लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें तो हमको थोड़ी पता है कि सर ये इमेज कहां पर बनेगी, वो 40 पर बनेगी कि 45 पर बनेगी कि 15 पर बनेगी, हमको तो पता नहीं है। कैलकुलेशन करेंगे तभी आएगा। तो हमने एक रफ आइडिया से हमने रिफ्रैक्शन लगा दिया और इमेज हमने यहां पर बना दिया। अब इस इमेज की दूरी को ही हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, यह हमारा 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो एग्जामिनर अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये 45 सेंटीमीटर दिखा रहा है बच्चा, इसका मतलब ये 40 और 5 45 कहीं इधर पर होगा। इसलिए आपके डायग्राम में कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग कुख में पढ़ के थोड़ी आए हैं कि साला 45 आएगा कि 10 आएगा। तो निकालेंगे तब पता चलेगा कितना आएगा बेटा। तो हमारा डायग्राम सही है, डायग्राम सही। इसलिए पहला I3 कितने पर हो गई? 45। I1 कितने पर हो गई? 15। तो दोनों इमेज के बीच की दूरी पूछ देगा तब 30, वो नहीं आएगा। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस मतलब प्रतिबिंबों के बीच की दूरी। बोल कितनी होगी बेटा? तो 45 सेंटीमीटर में से 15 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको? ये रस करिए। लेकिन मोबाइल में ठीक है, ठीक है। आ जाइए। अच्छा बताए तो
तो लोग चेंज नहीं किया तभी से, अपने से बना लिए तुम लोग, भाई अपने से बना लिए थे आप लोग? अच्छा चलिए तब तो बहुत बढ़िया। ले ली वहीं पर तब। चलो बेटा हो गया, बोल समझ में आया ये क्वेश्चन? देख अब क्या करेगा कि ये प्लेन मिरर पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब प्लेन मिरर के जगह पर यहां पर क्या कर देगा, कन्वेक्स मिरर कर देगा, कनकेव मिरर कर देगा, तो नहीं बन जाएगा हम लोग से। जैसे सेम क्वेश्चन देते हैं, लेकिन देखो तो जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, और यहां पर हम एक कन्वेक्स मिरर लगा देते हैं, हो गया, ये मिडिल पॉइंट हो गया जहां पर हमारा क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट, और यहां पर मान लो पानी ऐसा भरा हुआ है, फिर से ये मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पे है, और यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहां पर एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जर्वर ऐसे ऊपर में है, ऑब्जर्वर, यहां पर कौन है बेटा, ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, ये ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई देगी, कोई बता सकता है? पहली बात कि इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे विद्यार्थी, 1 2 3 बनेंगे, फिर से 3 ही बनेंगे, बनेंगे कितने, 3, लेकिन दिखाई कितने देंगे बेटा, मात्र 2 ही दिखाई देंगे। तो अब कैसे कैसे दिखाई देगा समझ में आता है? तो आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों? आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, कैसे कि अगर सिंपल ऊपर से देखेंगे तो साहब रिफ्रैक्शन लाइट ऐसे जाएगी, देखा छापन लागल बड़ू, यहाँ से लाइट जाएगी रिफ्रैक्ट होगी, अरे यहाँ से लाइट जाएगी रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होकर अपना इमेज कहीं यहाँ पर बनाएगी बेटा, तो एक इमेज यहां पर बनाएगी I1, पक्का? तो पहले क्वेश्चन है वही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस, मतलब प्रतिबिंबों के बीच की दूरी ज्ञात करें, प्रतिबिंबों के बीच की दूरी क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो चल अब बताओ, ये वाला पानी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानेंगे, 4/3, बाहर में कुछ नहीं दिया है तो क्या माना जाएगा, एयर। तुम बताओ, हम लिखते हैं, बोलो क्या करें यहां पर सॉल्यूशन में, क्या करें पहले, हाँ पहले कितना पे बनेगा I1 का इमेज निकाला जाए, उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, बोला है ना, क्या लिखेंगे बोल, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अगर पहली बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा इधर देख, खूब ध्यान से समझना बेटा, मोबाइल नहीं चलाइए बेटा। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन का मतलब पहले अपवर्तन के लिए, लेकिन बोलना पड़ेगा अब की बार तुमको, अपवर्तन के लिए। चल बोल N1 का मान क्या रखें, पूरा क्लास बोलेगा, समझ में आ गया? N2 का मान, शाबाश बेटा,
डी का मान 20 पक्का, तो फिर से डी डैश निकाला जाएगा तो वही हो जाएगा 15 ही आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लेके लिख दे रहे हैं डी डैश अपॉन डी बराबर n2 बटा n1। जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो डी डैश का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू पिछले वाला क्वेश्चन के जैसा है बेटा, तो ये हमको 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर इमेज दिखाई देगी और ये हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर ना। अब क्या इस ऑब्जेक्ट से लाइट नीचे भी गई होगी बेटा, है ना? तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, कनकेव की कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर है, इस मिरर की अपनी फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कैसे काम चलेगा। देख इसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सोचो कि इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, बोला है ना। तो चलो फॉर है ना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा ना, परावर्तन होगा वहां पर, यहां पर पहला परावर्तन है ना होगा रे। चलो फॉर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के लिए। चल अब हमको देखना कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनेगा, देखा जाए तो बोल u का मान बोल कितना है, समझ में आ गया कि साहब इस मिरर के लिए लाइट कभी भी आएगी तो ऐसे आएगी। तो हम क्या है, पोल से ना मापते हैं, तो पोल से अपोजिट डायरेक्शन में यू मापने जाएंगे। तो यू का मान बोल +10 की -10, -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बोल +10 की -10, +10। इसकी फोकस यहां पर आगे ना होगी कहीं, तो हम इमेज डिस्टेंस निकाल लें, v बराबर u इंटू एफ बटा u माइनस एफ। ऐसे भी सोल्यूशन आपको याद होना चाहिए, 10 10 5 होता है, याद है, बोल याद है कि 10 10 प्लस का 5, तो डायरेक्ट लिख दें। तो इसको जब u का मान रखोगे, f का मान रखोगे, तो सोल्यूशन करोगे तो कितना जाएगा, प्लस का 5 सेंटीमीटर। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद इसका इमेज कहां पर बनने वाला है, यहां पर I2 इमेज बनेगा, और यह कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर। प्लस में ना आया है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इधर की ओर बनेगा, मतलब यहां पर इमेज बना। अब हुआ क्या होगा कि सर लाइट ऐसे पड़ी होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही होगी, यहां से, और यहां से लाइट चली होगी और यहां पर पहुंची होगी, बोला है ना। अब यहां पर फिर क्या माध्यम बदल रहा है, तो क्या फिर से यहां पर अपवर्तन होगा, समझ में आया, समझ में आया। तो इस सरफेस से सब फिर से जब अपवर्तन होगा तो क्या लिखा जाएगा, रिफ्रैक्शन एट सेकंड रिफ्रैक्शन, फॉर मुसेबल फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, मतलब दूसरे अपवर्तन के लिए। अगर दूसरे अपवर्तन के लिए देखेंगे तो बोलो n1 का मान, कहां से लाइट आ रही है, पानी से, पानी का मान 4/3, किस में जा रही है, n2 का मान 1, d का मान बोल, d का मान देख लो, बोल कितना है, बोलो, समझ में आ गया कि 20 10 30 5 35 ना। तो अब वो 35 सेंटीमीटर पे हो गया, तो d का मान हो गया हमारा 35 सेंटीमीटर। अब बोल d डैश निकालने में हमको कौन आपत्ति है, तो फॉर्मूला है d डैश अपॉन d बराबर n2 बटा n1। बोल d डैश का मान निकालना है, d का मान 35, n2 का मान 1, 4/3, या d डैश बटा 35 बराबर 3/4, या 4 गुने d डैश बराबर 3 गुने 35, या d डैश बराबर 3 गुने 35/4, 26.25 सेंटीमीटर। बोल समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस है ना बेटा, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन
इमेजेस मतलब प्रतिबिंबों के बीच की दूरी। बोलो कितना जाएगा? क्या 26.25 में से क्या 15 सेंटीमीटर घटा दिया जाए? समझ में आ गया? अब दिखा लो 26 किधर होगा? 20 10 30 क्या है, नहीं होगा 26? बोलना यार। यहां पर क्या लिखेंगे? I3 और यह कितनी दूरी पर होगा बेटा? ये हो जाएगा 26.25 सेंटीमीटर, नहीं हो जाएगा? और ये हमारा I3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो आंसर। 11 कहाँ रे 10 पॉइंट ले आएगा? 11 ना आएगा है ना? 0 ना हुआ। चल 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 मार 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 मार, मार। वो घर के लिए दे देंगे, उत्तल दर्पण कर देंगे वहां पर, है ना? अपने से बना के आइएगा। आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें बेटा, है ना? हाई वाला जो निकाले हैं ना, हाई वाला, यहाँ पर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। हम लोग मंडे से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? शाम में 6:30 बजे से उसी रिकॉर्डिंग करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ पर भी बैठ के सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आज वो लड़का इंक्वायरी में आइल आपके, तुरंत एडमिशन करा लिए, पैसा वैसा फुल पेमेंट डन। हमें गजब। ऐसे ऐसे ना एडमिशन है तब ना अच्छा रहेगा। यहाँ लड़का के 3 महीना 4 महीना पढ़ा था, बाबू पैसा कहिए देवे? ए सर देव नु जैसे तोरा समय सर देंगे ना, सर वो भी है, वो भी बिना पढ़े हुए एडमिशन किया रहा था। तुम भी बिना पढ़े हुए एडमिशन किया था। लेकिन वो पढ़े हुआ नहीं पूछा था हमारा। अगर पापा डॉक्टर है, हाँ मोतिहारी का है, लेकिन हमारे बजे मोटरसाइकिल स्टार्ट भइल नु उहे कर है। लू लक्षण इसका डीपीपी। अच्छा, एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको, वो क्वेश्चन से करते रहेंगे। डीपी बुक बनाइए, आप कहिएगा तो और दे देंगे। और देखो ना क्वेश्चन कितना, सब आईटी जेई का नीट का क्वेश्चन दिए हैं। ग्रुप में देखा है, वो सब जेई या नीट का क्वेश्चन डालना है, वही बनाते जाएंगे, मस्त होते जाएगा, है ना? डेली 2 क्वेश्चन में देते जाएंगे, उसी से तो कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएगा। अब बाकी ये अपना किताबों है ना, एक बुक में तुम लोग को ऑब्जेक्टिव कराए कि नहीं कराए हैं? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं? नहीं कराए हैं? तो हमको लग रहा है कि वो छुट्टी के पहले खत्म हुआ तुम लोग का बैच हुआ ना, रिफ्लेक्शन खत्म हुआ। आप लोग 1 से लेके 40 तक सुन लीजिए बेटा। कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेके 40 तक आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ए पहले होमवर्क लिख तो बेटा, ए पहले होमवर्क लिख, पहले होमवर्क लिख तो लिखना, कॉपी में लिख ले ऊपर कहीं, तो लिखना दे होमवर्क पहले। ऑब्जेक्टिव 1 से लेके 40 तक, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा चौथा नौवा। पहला दूसरा तीसरा चौथा और नौवा, 2 मार्क्स वाला। 2 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा और नौवा। ये कौन सा किताब है? नहीं तो पुराने वाले में अलग हो गया होगा। अरे तो पुराने वाले में क्वेश्चन कम होगा रे, तो हाई क्वेश्चन दिए हो गए हैं। एगो हाई है, व्हाट डे में एगो ये होगा। अब पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बस। चौथा क्वेश्चन इसमें नहीं है, वो नया 2026 में नहीं पूछा था, साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अंतर क्या है, वो है, इसमें नहीं है। एक रोज तैयारी हो जाएगी, ठीक है।
है ना। ऑब्जेक्टिव पेंसिल से अपना बुक में ही टिक लगा लीजिएगा पेंसिल से, और सही है तो सही है, नहीं हो तो गलत बना ठीक ठीक कर लीजिएगा उसको, और रफ में बनाइएगा, रफ में। ठीक है। समझ में आया ये? हो गया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग को नहीं ना बताया गया है? अब वही चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। चलो, हो गया ना पहले? मुंह से कह दो, पीछे कह दे। हाँ, वेरी गुड। ये तो सब गोबर कह दिले हुई पढ़ाई के हैं। तो जी, तो जी, कवर हो गया है। अच्छा, गोबर हो गया है लेकिन। हाँ, अरे गो, ना पढ़बो तो साइकिल में पंचर लगा के पड़ी, इतना जान जा बाबू। और कोनो हो ना, हम लोग कोनो लाख 2 लाख 10 लाख रुपया तो बाना बाबू कि बिजनेस कोनो खोल देवल जाई। इतनी करी बिजनेस एगो बहुत बढ़िया बा, आराम से टैंकर भर कहीं से कर्जा उठाओ, टैंकर भर पेट्रोल चाहे डीजल, एक टैंकर पानी वाला टैंकर बना बियावा में चल रहा है ना, नगर पालिका वाला। तो वही से लिया हुआ एक टैंकर डीजल में बोझ के बाबू धो दो, बस महीना दिन में डबल पैसा हो जाए, इतना गारंटी देते नहीं। हाँ, अभी 100 रुपया बेचाता है, 100 रुपया अभी बेचाता है, बस महीना दिन बाद है ना, वो जो बात उनकी 200 250 रुपया होना तय है। अभी हो गए तो हो गए, तब कह दो कि सर हो गया। लड़का पढ़ल सन तो मूड ठीक रहता है, दिल खुश रहता है। हाँ, वो तो खैर ना ना, वो पैसा से देखो, पैसा क्या होता है ना कि बेटा, आप जो पैसा देते हैं ना बेटा, उसका जस्टिफिकेशन भी तभी हो पाता है जब आप में इम्प्रूवमेंट हो। नहीं बात समझ में आ रही है? अभी वो तो लड़का पैसा जमा किया है, वो अभी हमारे पास पढ़वे नहीं किया है, तो फिर वो मजा नहीं है। लेकिन जब आप पैसा देते हैं और वो देने के एवज में जब आपका इम्प्रूवमेंट होता है, तो दिल में और तसल्ली होता है और खुशी मिलता है कि चलो ये बच्चा पे मेहनत किया जा रही है, इसका पैसा सदुपयोग में जा रहा है। और वो पैसा कब रात से नहीं आएगा, अगर मान लीजिए वो नहीं पढ़ा है ना, तो रात से नहीं आएगा।
हो गया। इसमें तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, खाली वो परावर्तन वाले में दिक्कत हुआ होगा। भरल कि ना रे भाई, देखा भरल ना, कॉपिया मोटा भाई लगे ना फिजिक्स के, बस उतने भाई। अच्छा अब नहीं है, हाँ? कौन सी क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है? कौन चीज सही से बोलना, क्या बोल रहे हैं? हाँ। मिली डिराइवेशन थ्योरी वाला मिली तो बहुत सारे बुक से कवर हो जाता है। चलो हो गया बेटा। अब दूसरी जगह फिजिक्स को भी देखो नु, ओकरा में खाली जैसे बुझाई की हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखिए कबो, है ना, बुझाई की जगह हिस्ट्री पढ़े नहीं जानू, हिस्ट्री नहीं पूरा में लिखवाल रहेला, बुझेबे ना कर लगे फिजिक्स से कॉपी हो, साइंस से कॉपी हो कि आर्ट्स से कॉपी हो। आओ। हाँ। लेकिन मैटर ये बात कि सर हमने खुद नहीं बुझात कि साहब ये क्या होता है फिजिक्स की, ये और कहा क्या यार, नहीं समझ में आ रहा है, तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में बिहार बोर्ड का, आगे थ्योरी तरह आ गई। कहते हैं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझ में आता है। ये 2 नंबर में बोर्ड में भी पूछा जाता है, और 1 नंबर हो गया है, कल ही कराए थे। सीएम बराबर सी एन बराबर सी बटा सीएम, सबका वो लिखवा दिए थे। आइए तब हेडिंग डालिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। देख, सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या हो गया कि एक के रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में, जैसे हम कहते हैं क्या कि साहब हम जा रहे थे 40 की रफ्तार से, और उसी दिशा में स्कूटी वाली जा रही थी 60 के रफ्तार से, अरे बोल ना, तो स्कूटी के रिस्पेक्ट में हमारी चाल कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, या हमारे रिस्पेक्ट में स्कूटी की चाल कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब एक की चाल दूसरे के सापेक्ष में, या उसकी चाल मेरे सापेक्ष में, इसी को बोलते हैं रिलेटिव। अरे यार बोलना, उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में कितना होगा, कितना बड़ा या कितना छोटा होगा, उसी को सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। मतलब इसका मतलब हो गया बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to another medium, मतलब एक माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रुकना बेटा, रुको, देखो इधर, जैसे इधर देखो बेटा, इधर देखो तो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसे दिखाते हैं, एन से, किसे दिखाते हैं, तो अगर
N1 और यहां पर लिखा है 2, तो ये N12 नहीं है, इसको पढ़ेंगे N12। इसका मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष में माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसी को लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो हैने वाला 1 पहला मीडियम, हैने वाला जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए 2 के रिस्पेक्ट में माध्यम 1 का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। इसी को लिखने का तरीका हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। नहीं आया? अरे बोलना यार, यही जो सटा हुआ होगा ना बेटा, वही उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और बगल में जो होगा, ऊपर होगा चाहे उसके बगल में जो होगा, वह किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में बोला जा रहा है, वह कहा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to मीडियम 2, मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष में, माध्यम 1 के सापेक्ष में माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसका मतलब समझ में आ गया? सुनना, रुकना, पहले समझ इधर। तुमसे कहेगा क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 का मान क्या होगा? तो इसका मतलब होता है बेटा, सुनो, इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब एक का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष में। तो इसका मतलब निकाला कैसे जाएगा? कहेगा कि इस माध्यम का अपवर्तनांक इतना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो इस मीडियम के रिस्पेक्ट में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, एक दूसरे के सापेक्ष में कितना होगा। न्यूमेरिकल करेंगे और समझ में आ जाएगा। तो सोचो कि कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले लिखा उसको पहले और जो बाद में लिखा उसको बाद में लिखे क्या करेंगे? भागा देंगे। नहीं आया? जैसे क्वेश्चन आपसे कहा कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या करे बेटा? ज्ञात करें। अब है देख, सुन इधर, या तो क्वेश्चन में दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, ग्लास का अपवर्तनांक कितना होगा, और नहीं दिया रहता हमको खुद याद है बेटा, कल पढ़े थे ना हम लोग। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3, और शीशे का 3/2। पक्का? तो हमसे क्वेश्चन क्या कहा? तो सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के। तो NWG हो गया। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में? कांच के सापेक्ष में। जैसे यहां पर पढ़ रहे थे ना कि N12 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष में माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसका मतलब होगा कि माध्यम जो पहले लिखा उसको पहले, बाद में लिख के भागा दे देंगे। तो इसका मतलब यही ना हुआ। तो बोलो तो यहां पर क्या लिखा जाए? क्या लिखा जाए? बोलो क्लास, NW/NG। शाबाश। तो सोचो कि हमको तो पता है ऑलरेडी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पानी का अपवर्तनांक
4 बटा शीशे का अपवर्तनांक 3/2। अब वैल्यू यहां पर नहीं लिखा जा सकता है। NW का मान बोल 4/3, हाई मूल बटा बड़ा में। अब ग्लास का कितना हो जाएगा 3/2। अब क्या करेंगे, मूल बटा हो गया, हाई 3 कहां जाएगा नीचे, हाई 2 कहां चल जाएगा ऊपर, तो 4 गुने 2 बटा 3 गुने 3, तो कितना हो गया 8/9 आंसर। समझ में आ गया। अगर रुकना, अगर तुमसे इसी में अगर क्वेश्चन पूछता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मान कितना होगा, बोलो बोलो, डायरेक्टली बोल दो, कितना हो जाएगा। कि 8/9 है तो क्या हो जाएगा 9 बटा क्या है, कि इसका मतलब हो गया Ng/NW। इसी वैल्यू को ना पलट देंगे, तो पलट देंगे तो आंसर वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा पक्का। तो साहब इसका भी मान कितना हो जाएगा 9/8। समझ में आ गया, वैल्यू रख देंगे तो 9/8 हो जाएगा। अच्छा अब सोचो कि अगर हम क्वेश्चन में ये कहते, सुनो, अगर हम क्वेश्चन में ये कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अभागा हुए का रे, अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछा हुआ, ये सब बोर्ड्स में पूछा हुआ बेटा, ये सब है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारा कि साहब पानी के सापेक्ष में शीशे का अपवर्तनांक क्या होगा, या शीशे के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, क्वेश्चन बनाएंगे सब दिखाई देगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसका मतलब समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा, वेरी गुड, देखता क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, किसके सापेक्ष में, वाटर के सापेक्ष में, अगुण है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, किसके सापेक्ष में, बोल इसका मान कितना होगा, कितना होगा 1 होगा। काहे कि अभी तो देखा है कि ये 8/9 है, 9 बटा, गुना करेंगे सब कट जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा आप ऐसे कर लीजिएगा, हाँ सॉल्यूशन करना तो लिखना NGW अगुने NWG बराबर, इसको तोड़ो, सिंप्लीफाई करने आता है तो बोलो क्या लिखेंगे Ng/NW गुने इसको NW/NG, बोल मर मरा जाएगा, कितना आ जाएगा, पक्का आंसर हो गया ये। अब ये बोर्ड्स का बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि साहब हमसे हर एक साल करीब करीब पूछता है बेटा, क्वेश्चन सदाते हैं यहां से। अब बोलो कोई टफ चीज है नहीं, जल्दी कर लीजिए। जिसका पूछा जाए वो पहले रखा जाएगा, और जिसके सापेक्ष में, जिसके रिस्पेक्ट पूछा जाए वो बाद में रखा जाएगा।